पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि एसेट क्लास क्या होते हैं, और किस एसेट क्लास में कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। और उसमें हम लोग ने देखा था कि इक्विटी जो था, इक्विटी वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे रहा था, कर दे रहा था। और एक यही है जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आखिर इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करेगा। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कौन कौन से लोग करते हैं और ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो सिस्टम है कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग हर चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं और इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ग्रोसरी में या फिर किसी भी चीज़ की, तो हम लोग बेसिकली अपने घर से बाहर जाते हैं और किसी भी किराने स्टोर से ले लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है, सेम टू सेम इक्विटी में भी हम किसी कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये बाई और सेल, वहाँ पे तो हम लोग बाई और सेल बोल दें कि हम लोग ने ये चीज़ खरीदा वो चीज़ खरीदा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में एक टर्म होता है, मैं आपको सारे टर्म्स भी बताते चलूँगा। स्टॉक मार्केट में देखिए, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप धीरे धीरे अपने से भी एफर्ट डाल रहे हैं और मैच्योर होते जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग को हम लोग बेसिकली एक ट्रांजेक्ट वर्ड होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक किराने की दुकान की तरह नहीं है। हम लोग यहाँ पर बाई और सेल करते हैं, बाई और सेल करते हैं, बट ये किसी किराने की दुकान की तरह नहीं है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर कंप्यूटर, फोन, या फिर जो भी आपके पास डिजिटली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं देखिए, स्टॉक मार्केट और शेयर होल्डर्स, क्योंकि आप बाई और सेल करेंगे तो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। इनके बीच होता है एक स्टॉक ब्रोकर। आगे इसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। एक स्टॉक ब्रोकर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है, जो इंडिया में रेगुलेटर्स होते हैं, उनके रेगुलेटर हैं स्टॉक मार्केट का, उनसे रजिस्टर होता है स्टॉक ब्रोकर। इसका काम होता है बस इंटरमीडिएटरीज का, एक स्टॉक मार्केट और कॉमन पीपल या फिर शेयर होल्डर्स के बीच में यहाँ के सब बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस करवाता है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में बेसिकली जो मेन होते हैं वो दो एक्सचेंज होता है, एक होता है एनएससी, दूसरा होता है बीएससी। बीएससी, इसके अलावा भी कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिनके बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो अब यूज नहीं करता है कोई भी। मतलब आप लोग एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं बता दूंगा, जैसे कि मद्रास हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब स्टॉक एक्सचेंज जो ऐसे है तो अब इन लोग में ना के बराबर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इनको अब कोई उतना जानता भी नहीं है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, और इन सब को रेगुलेट करने की क्यों जरूरत है। अगर पार्टिसिपेट की बात है
तो एक कंपनी भी कर सकती है, एक पर्सन भी कर सकता है। इंडिया का हो और आउटसाइड इंडियन हो, आउटसाइड इंडियन हो, फॉरेनर हो, या फिर कोई एएमसी हो। मैं सबको सब कुछ बताऊंगा। या फिर एफएफआई हो। ये सब लीगल टर्म्स होते हैं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉमन पीपल होते हैं, रिटेल रिटेल पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। इसमें आ जाते हैं आपको इंडियंस, जैसे कि हम और आप। दूसरा हो गया आपको एनआरआई, एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियंस, और ओसीआई। ये दोनों ऐसे कैटेगरी होते हैं जो इंडियंस तो हैं, दे आर इंडियंस, बट फॉरेन में रहते हैं, मतलब आउटसाइड इंडियंस इंडिया रहते हैं। तो थर्ड हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का अगर हम लोग सबसे कॉमन, अगर किसी भी पर्सन को समझाने के लिए अगर एग्जांपल लें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो बस एक कोट करने की बात है, और वो कोट आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा कोई रेयर इंडियन ही होगा जो वो कोट नहीं सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आप लोग को लार्ज कंपनीज हो जाती हैं, जो इंडियंस हो, जो इंडियन कंपनीज हैं, लाइक एलआईसी। चौथा आ जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएम एएमसी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये जो एम एसेट एएमसी है, ये इंडियन है। इसमें आपको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को अगर एग्जांपल लेना है तो एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। पांचवा जो होता है एफएफआई आ गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ऐसे आ गए जो बड़ी बड़ी कंपनी हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी होगी। या फिर हेज फंड्स हो गए, लाइक ब्लैक रॉक, वैंगगार्ड। ये सब बाहरी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, या फिर बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इंडिया के आउटसाइड हैं, जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं बेसिकली। तो व्हाई दे नीड टू रेगुलेट, इन्हें रेगुलेट करने की क्यों जरूरत है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई भी करे, इन्वेस्टमेंट कोई भी बंदा करे, या फिर कोई कंपनी करे, या फिर कोई फंड करे, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है,
ह्यूमन टेंडेंसी या फिर ह्यूमन इमोशन बोल सकते हैं, जिनमें लालच और डर बहुत जल्दी आ सकते हैं। देखिए, हम लोग स्टॉक मार्केट में सबका म सबका जो है पॉइंट है प्रॉफ़िट, मनी। सबका जो मोटिव है वो प्रॉफ़िट करना ही है। कोई यहाँ पे लॉस करने के लिए नहीं है। सो फ़ियर एंड ग्रीड 2 ऐसे चीज़ हैं जिनसे ह्यूमन का जो इमोशन होता है बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। इंडिया में तो इस तरह के कितने सारे स्कैम्स भी हुए हैं। आप लोग ने देखा भी होगा। हर्षद मेहता मोस्ट फेमस, हर्षद मेहता स्कैम्स। इसकी क्या इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक बॉडी तो होनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी। सेबी सेबी का जो एम होता है पता है, टू डेवलप स्टॉक मार्केट। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जो स्टॉक ब्रोकर है, मैं स्टॉक ब्रोकर बताऊंगा आगे क्या होता है। स्टॉक ब्रोकर है वो अपना जो बिजनेस है फेयरली कंडक्ट करें रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। थर्ड हो गया, जो कुछ लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसे तो नहीं है तो सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं और उनके पास ह्यूज कैपिटल होता है। ह्यूज कैपिटल लेकर आते हैं कुछ लोग मार्केट में, और उनको सेबी को उन्हें रेगुलेट करना पड़ता है कि वो कुछ गलत ना करें, मतलब अनफेयर मार्केट मूव्स ना करें। अनफेयर मार्केट मूव्स ना करें मतलब कि इलीगल कुछ ना करें, मतलब कि डिड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। चौथा हो गया कि ऑपरेट या फिर कंपनी अपने फायदे के लिए मार्केट का यूज ना करे, गलत यूज ना करे। जो हम और आप जैसे हैं स्मॉल इन्वेस्टर, उनका मनी सेफ रहे, हमारे साथ कोई गलत ना हो, हमारे जो इंटरेस्ट का जो है ख्याल रखे जाए, से भी हम लोग का इंटरेस्ट का ख्याल रखें। ऐसा इन सबको इंश्योर करके ये मान के चले कि जो स्टॉक मार्केट है फेयरली रन करें और सबको चांस, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, दे टू मेक मनी। सेबी को सारे एंटिटी को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी एंटिटी गलत हुआ ना तो मार्केट में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। सेबी रेगुलेट करती है सारे एंटिटीज को ताकि कोई भी अप्स एंड डाउन्स मार्केट में ना हो और सब कुछ अच्छे से चले। इसके लिए सबके लिए इसने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, जिसको हम लोग एक बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे। आइए हम लोग समझते हैं एक टेबल के अनुसार। ठीक है, सो सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोले कि अगर किसी कोई सरकार है या फिर कोई कंपनी है जो लोन लेना चाहती है, गवर्नमेंट हो या फिर कॉरपोरेट, तो
ये जो सीआरए है, ये कंपनी जो है वो चेक करती है कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं। ठीक है, तो सीआरए का बस यही काम होता है कि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर इसने क्रेडिट अच्छा दे दिया तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, और इसने बैड दे दिया तो आपको लोन मिलने में मुश्किलें हो सकती हैं या फिर नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा एंटिटी ज़्यादा आता है वो डिवेंचर ट्रस्टी आ जाता है। डिवेंचर ट्रस्टी में बेसिकली आ जाते हैं इंडिया की सारी बैंक। ठीक है, और ये ट्रस्टी के रूप में काम करती हैं कि जैसे कि अगर जब किसी भी अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझते हैं तो कोई भी कंपनी को अगर लोन की ज़रूरत हो तो डिवेंचर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, जिस पर वो एक इंटरेस्ट फिक्स करती है, उसे वो देने दी है, और इन्वेस्टर ये डिवेंचर खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर है वो पैसे देकर ये डिवेंचर खरीद सकता है। डिवेंचर ट्रस्टी ये श्योर करती है, डिवेंचर ट्रस्टी जो इशू करती है उसे डिवेंचर ट्रस्टी बोलते हैं, और डिवेंचर ट्रस्टी ये श्योर करती है कि कंपनी ने जो भी ब्याज देने की बात की है वो वक्त पर दें। ठीक है, इन्वेस्टर को। थर्ड हम लोग आ जाते हैं डिपोजिटरीज। डिपोजिटरीज वो होते हैं जहाँ पर आपके शेयर्स रखे जाते हैं एक्चुअली में, मतलब। ठीक है, आपका आपका जो शेयर है वो स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर के पास आपका शेयर रहेगा तो कभी भी डर रहेगा आपको कि कहीं वो लेकर भाग ना जाए या फिर वो कंपनी डूब ना जाए, ये सब। तो इसीलिए डिपोजिटरीज आपके शेयर को रखते हैं। इसका काम क्या है? सेफ कीपिंग, रिपोर्टिंग, सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट्स सिक्योरिटीज। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम लोग समझें तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डिपॉजिटरी एक सीडीएसएल और एनएसडीएल अकाउंट खुलता है डीमेट अकाउंट के साथ ही, जिन्हें एक्चुअल डीमेट अकाउंट भी कह सकते हैं। इन डीमेट अकाउंट को मैनेज करने का काम यही कंपनियां करती हैं। जो डीमेट अकाउंट आप स्टॉक ब्रोकर के द्वारा खुलवाते हैं, किसी भी जीरोधा हो गया, स्टॉक हो गया, धन हो गया, कोई भी स्टॉक ब्रोकर से आप खुलवाते हैं तो और डीमेट अकाउंट को रेगुलेट यही करते हैं डिपॉजिटरी अकाउंट, जो एनएसडीएल हो गए और सीडीएसएल हो गए। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में मोस्टली बैंक आते हैं, फिर कुछ स्टॉक ब्रोकर आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? एक एजेंट की तरह काम है डिपॉजिटरी का, क्योंकि आप एनएसडीएल और सीडीएसएल में डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, डायरेक्ट जो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, आपको एक डीपी ओपन करना पड़ता है अपने डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर में मिलता है। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, मैं आपको वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। तो जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो एक डीपी आईडी मिलती है आपको, एक क्लाइंट आईडी मिलती है और एक डीपी आईडी मिलती है। अगला जो एंटिटी हो गया एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन कॉर्पोरेट आ जाते हैं, इसमें फंड्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। करते क्या है? ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इनको सिंपल वर्ड में समझते हैं तो फॉरेन एंटिटीज होते हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रांजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, सो देयर एक्टिविटी हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन मार्केट सेंटिमेंट। और ये बहुत काफ़ी बड़े मतलब कैपिटल, ह्यूज कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनका एक अलग ही इम्पैक्ट दिखता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगला हो गया मर्चेंट बैंक। ये मर्चेंट बैंक मोस्टली आप लोग को जब मैं आईपीओ पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा कि मर्चेंट बैंक्स का आखिर का आखिर एक्चुअल में काम क्या होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, एक्सिस बैंक, एडल, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स का ये करते क्या है? ये कंपनीज को मनी रेज करने में, यानी कि बेसिकली आईपीओस में बहुत काम करते हैं। प्राइमरी मार्केट में, मतलब कंपनी को प्राइमरी मार्केट में पैसा रेज करने में बहुत काम आते हैं। ठीक है,
अगर कोई कंपनी प्लान कर रही है मनी लाने के लिए तो आईपीओ, तो मर्चेंट बैंकर्स आर द वन हु हेल्प द एंटायर आईपीओ प्रोसेस। सारा आईपीओ का प्रोसेस यही लोग देखते हैं। अगर मर्चेंट बैंकर्स नहीं रहे तो किसी का आईपीओ आ भी नहीं सकता है। ठीक है, अगला हम लोग समझते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो होती हैं जो लोगों से पैसा ले लेकर और एक अपना इंस्टीट्यूशनल वे से इन्वेस्ट करते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट आपको जनरेट करके देते हैं, लाइक एफडी हो गया, या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है अपना म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स वगैरह चलाती हैं। ठीक है, जैसे कि एच डी एफ सी एम सी हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, जो कि ब्लैक रॉक से अभी बात चल रही थी मर्ज करने की, और एस बी आई कैपिटल हो गया। ठीक है, ये करते क्या है, ऑफर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं तो एएमसी कलेक्ट्स money from the public pools in a single account and invest in the market, intending to grow the pool and generate wealth। एक फिक्स्ड इनकम आप लोग को देती है। अगला हो गया पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पीएमएस। ये क्या करते हैं, ऑफर पीएमएस स्कीम्स। ये स्कीम्स ये बेसिकली आप लोगों को स्कीम्स लाते हैं, जैसे कि पराग परिक हो गया। ये भी मतलब आप लोगों को बता रहे हैं सिंपल वर्ड में, ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन यहाँ आपको कम से कम ये म्यूचुअल फंड बोलते हैं ना कि एक गरीब के लिए म्यूचुअल फंड, गरीब मतलब मिडिल क्लास के लिए एक म्यूचुअल फंड, और एक बहुत बड़े जो ह्यूज कैपिटल लेकर आ रहा है उसके लिए म्यूचुअल फंड। तो ये ह्यूज कैपिटल वाले के लिए है। आप लोगों को इसमें कम से कम मतलब 25 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके नीचे आप लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। जो ये पीएमएस स्कीम्स होते हैं उसमें आप लोग मिनिमम पहले तो 25 लाख था, अब शायद 50 लाख रुपए हो गए, 50 लाख रुपीज हो गए। ठीक है, लास्ट वाला नाइन्थ जो एंटिटीज है, आपका एंटिटी है, वो स्टॉक ब्रोकर हो जाते हैं। करते क्या है, ये एक इंटरमीडिएटरी काम करते हैं। जीरोधा हो गया, सारे खान हो गया, आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, धन हो गया, एप स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, बहुत सारे हैं। ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं एक इन्वेस्टर और एक स्टॉक एक्सचेंज के बिटवीन। ठीक है, अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप डायरेक्ट जाके एनएससी से नहीं खरीद सकते हैं। आपको पहले एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट स्टॉक ब्रोकर आपको खोल के देता है। स्टॉक ब्रोकर खोल के देता है डीमेट अकाउंट पे, आप जाएंगे, उस शेयर को सर्च करेंगे, या फिर ईटीएफ को सर्च करेंगे, म्यूचुअल फंड को सर्च करेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, उसको बाई करेंगे आपको, तब जाके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गेटवे एक स्टॉक मार्केट का गेटवे का काम करता है, गिविंग इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू द फैसिलिटी ट्रांजेक्शन। सो आज का जो क्लास रहा वो काफ़ी लेंदी रहा और टाइम कंज्यूमिंग रहा, लेकिन ये जो क्लास है आपके लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपने इसको टाइम दिया है, अच्छे से समझोगे, तो मैं इस कंटेंट को और भी बेटर बताते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग ने क्या सीखा कि सारे एंटिटीज क्या हैं, कौन इंडिया में रेगुलेट करता है, और किन किन को, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में रिटर्न लेने के लिए। इक्विटी में हम लोग क्यों रिटर्न लेते हैं, टू बीट इन्फ्लेशन। थैंक यू, खुश रहिए।